हेल्दी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना। बच्चों, मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया पठित अपठित। अपठित का मैं रीडिंग करा चुकी हूँ और समझा चुकी हूँ। अब मैं इसको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। जैसे दिया हुआ है बच्चों, अपठित को हमें कैसे हल करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये देखना है। बच्चों, इसको हम कई बार पढ़ेंगे और बहुत एकाग्रचित होकर हमारे आंसर इसी कविता में ही रहता है। अगर हम इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, हमें इसका आंसर मिलने में कठिनाई नहीं होगी। जैसे ना हाथ एक शस्त्र हो, ना हाथ एक वज्र हो, न अन्य वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन विखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी उगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। बच्चों, इसमें कभी राष्ट्र हित के लिए आगे बढ़ने के लिए, देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ने को कह रहा है। कह रहा आप हर स्थिति परिस्थिति में आगे बढ़ें, चाहे आपके हाथ में शस्त्र अस्त्र ना हो, लेकिन आप निडरता से आगे बढ़ते रहें। सामने रहे समक्ष हिम शिखर, सामने चाहे जितनी बड़ी कठिनाई आए, आपका संकल्प, जो दृढ़ संकल्प आपके मन में, वो देखकर, परेशानी देखकर घबराए नहीं। भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। आप निरंतर आगे बढ़ते रहो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चाहे जितनी भीष्म गर्मी पड़े, हमारी स्थिति चाहे जितनी प्रतिकूल हो, हम हर प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करते आगे चलें। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं। तुम एक मिसाल कायम करो, एक उदाहरण कायम करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो। कवि कह रहा है कि वीरों, आज इस भारत देश के लिए, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आप अपने प्राण के न्यौछावर करने में भी पीछे ना रहो और कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो और आप निरंतर बढ़ते रहो। बच्चों, इसी में इसका आंसर दिया हुआ है। किन किन परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में भी कभी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। अपने 2 पदों के आधार पर उत्तर दीजिए। है बच्चों, कभी हर परिस्थिति में वीर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। कभी कह रहा है कि हे वीर, तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है तो क्या, खाने के लिए भी नहीं है और तुम्हारे पास सुरक्षा वस्त्र भी नहीं है, फिर भी पीछे मत हटो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। हे वीर, तुम्हारे सामने आए बड़ी से बड़ी बाधाओं को तुम पीछे ढकेलते हुए अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए आगे बढ़ते रहो और अपने पैरों की गति को तीव्र करो। बच्चों, दूसरा है क्वेश्चन, अंतिम 3 पदों में कवि ने राष्ट्रहित में क्या क्या करने को कहा है। अंतिम 3 पदों में कवि हर विषम परिस्थिति में आगे बढ़ते हुए एक उदाहरण, एक दृढ़ निश्चयी अदम्य साहसी बनने को कह रहा है। बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके निरंतर आगे बढ़ने को कह रहा है। क्वेश्चन है बच्चों, रहे समक्ष हिम शिखर से क्या तात्पर्य। रहे समक्ष हिम शिखर से कवि का तात्पर्य सामने आई बड़ी से बड़ी कठिनाई, बाधा से है। कवि ने किस रास्ते पर चलते रहने की बात पूरी कविता में कही है।
कवि ने राष्ट्र हित तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के रास्ते पर चलते रहने की बात पूरी कविता में कही है। स्वतंत्रता का मूल्य किस तरह चुकाने की बात कवि ने की है। राष्ट्र हित के लिए अपने प्राणों की बलि देने से पीछे न रहने की बात कवि ने कही है। आज़ादी के लिए एक मिसाल बनने की प्रेरणा कवि दे रहा है। जब जब धरती को प्यास लगती है तब बादल क्या करते हैं। बच्चों, ये दूसरा है, मैंने इसको करवाया फर्स्ट, इसको आप होमवर्क करिएगा। बच्चों, इसको मैंने कराया, आप इसको होमवर्क करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ही से मेरा नंबर लीजिएगा और मैं आपको बताऊंगी। आंसर आपके इसी में छुपा हुआ है बच्चों। आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप से मिल जाएगा और इजी होता जाएगा। ये भी आप करिएगा। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि आपके समझ में, अगर आप खुद करेंगे तब आपके समझ में भी आता रहेगा। जब जब प्यास लगी धरती को, बादल दल जल हैं भर लाते, तृषा मिटाते नित नहलाते, मीठा रिमझिम राग सुनाते। इसमें कभी बादल को कह रहा है कि जब जब धरती को प्यास लगती है, बादल अपने दल के साथ जल भर लाते हैं और धरती की तृषा मतलब प्यास बुझाते हैं। अंकुर अंकुर में मुस्काती हरियाली में धरती हंसती, बिटपों को जीवन मिलता है, लतिका है चुपचाप सरकती। और बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में अंकुर भी खेतों में निकलते हैं, चारों तरफ हरियाली सी छाती है, धरती माता जैसे हंस रही हो, इस तरह का वातावरण चारों तरफ हो जाता है। उठते कुहक मोर हैं वन में, दादुर भी हैं तान लगाते, झिंगुर देता साथ, चैन की बंसी वे हैं मधुर बजाते। ले हल बैल खेत का राजा, खेतों में सिंगार सजाता, झलका कभी पसीना उसको पोंछ वायु का झोंका जाता। इतना अच्छा मौसम रहता है बच्चों बरसात के ऋतु में कि मोर भी कूकते हैं और किसान, खेतों का राजा किसे कहा गया है, किसान को। किसान अपने हल को खेतों में बीज बो के उसको सजाते हैं, चारों तरफ हरियाली होता है। अगर पसीना आ जाता तो इतनी ठंडी हवा चलती है कि वो पसीना अपने आप से सोख लेता है। खेतों के आंगन में फसलें चुपके चुपके बातें करती, जाग जाग मेढ़े दादी सी उनकी कीड़ा देखा करती। नीम आम की शाखाओं में झट से झूले पड़ जाते हैं, जिन पर कोयल कंठों वाले गीत मनोहर लहराते हैं। बच्चों, चारों तरफ खेतों के आंगन में आंगन में इतनी मतलब फसल खेतों की आती है और नीम और आम की शाखाओं में झूले पड़ जाते हैं वर्षा ऋतु में, और उस पर लड़कियां बैठ के कोयल की सी मधुर आवाज़ में गाने गाती हैं। चौपालों में जब ढोलक पर किसी युवक की थापे पड़ती, बुंदेले आल्हा उदल की वीर कथाएं आगे बढ़ती, घिरती घटा चमकती बिजली गहर गहर गर्जन घन करते, तन ही नहीं भीग जाता मन पुलक भाव प्राणों से भरते। वर्षा ऋतु में इतना अच्छा लगता है कि तन ही नहीं मन भी भीग जाता, मन भी प्रफुल्लित हो जाता है चारों तरफ का वातावरण देखकर। गांव में चौपालों पर एक दल बैठता है, वहाँ ढोलक मजीरे से आला उदल की वीर गाथाएँ होती हैं और चारों तरफ का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। इसका आंसर बच्चों, जो ये क्वेश्चन दिया इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। क्वेश्चन है, जब जब धरती को प्यास लगती है तब बादल क्या करते हैं तथा उससे प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते, पहले पद के आधार पर उत्तर दीजिए। बच्चों, जब जब धरती को प्यास लगती है तब तब बादल धरती की प्यास बुझाने के लिए अपने जल से मीठी रिमझिम की राग सुनाते हैं और धरती की प्यास मिटाते हैं। खेतों में अंकुर आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली का वातावरण छा जाता है, पेड़ों और डालियों में भी नई कोपलें आ जाती हैं। क्वेश्चन है बच्चों, वर्षा ऋतु में गांव की चौपालों पर तथा आसपास के वातावरण का क्या दृश्य होता है। अंतिम
पद के आधार पर उत्तर दीजिए। वर्षा ऋतु में गांव के चौपालों में ढोलक मंजीरे के साथ आला उदल की वीर गाथाएं होती हैं। चारों तरफ खुशी का वातावरण होता है। खेतों में श्रृंगार सजाता पंक्ति से क्या तात्पर्य है? खेतों में श्रृंगार सजाता से तात्पर्य किसानों को खेतों में बीज रोपने से है। वर्षा ऋतु में खेतों में भी हरियाली छा जाती है। खेतों का राजा किसे कहा गया है? बच्चों, खेतों का राजा किसान को कहा गया है। कोयल कंठों वाले गीत पंक्ति से क्या आशय है? शाखाओं पर जब झूले पड़ जाते हैं और लड़कियां झूला झूलते हुए जो मधुर गान गाती हैं, कोयल कंठों वाले गीत का आशय उसी से है। कोयल कंठों वाले गीत का आशय मधुर और सुरीली आवाज़ से है। जब शाखाओं पर झूले पड़ जाते हैं और लड़कियां झूला झूलते हुए जो मधुर गान करती हैं, कोयल कंठों वाले गीत का आशय उसी से है। बच्चों, अब आपको ये इसको होमवर्क करना है। बच्चों, इसको भी होमवर्क करना है। इसको मैं बता रही हूँ। आओ उच्चारित सब मिलकर एक बार कर लें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जननी जन्मभूमि के प्रति नत नमस्कार कर लें। वंदे मातरम। दूर करें हम जात पात के भेदभाव, ब्राह्मण हो या अब्राह्मण क्यों हो दुराव। जन्म लिया है एक देश की मिट्टी पर, इस नाते सब एक, नहीं कोई अंतर। बच्चों, इसमें दिया गया है एकता पर। इस कविता के माध्यम से जात पात के भेद को मिटाकर एकता पर बल दिया गया है। आओ उच्चारित सब मिलकर एक बार कर लें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कवि कह रहा कि आओ हम लोग सब मिलकर एक साथ बोलें वंदे मातरम, वंदे मातरम। जननी जन्मभूमि के प्रति नत नमस्कार कर लें। जननी जन्मभूमि के प्रति नत नमस्कार कर लें। वंदे मातरम। अपनी जन्मभूमि के प्रति हम अपना सर झुकाएं और नमस्कार करें। वंदे मातरम। दूर करें हम जात पात के भेदभाव, ब्राह्मण हो या ब्राह्मण क्यों हो दुराव। चाहे ब्राह्मण हो या ब्राह्मण नहीं हो, हम इस भेदभाव को मिटा दें। जन्म लिया, जब हम एक ही देश में जन्म लिए, एक ही मिट्टी पर जन्म लिए हैं, तो हम क्यों को अंतर माने, जात पात का भेद क्यों माने। आओ उच्चारित सब मिलकर एक बार कर लें वंदे मातरम। आओ हम सब मिलकर एक बार फिर वंदे मातरम करें। जो अछूत है वह भी कोई और नहीं, क्योंकि उसे भी तो रहना है साथ यहीं। जो अपने हों वे बन जाएं पराए क्यों, और पराए अपनी हंसी उड़ाएं क्यों। यहाँ छूत और अछूत के बारे में बताया गया है। कवि कह रहा है कि वो अछूत क्यों हैं, क्योंकि वो अपने ही घर अर्थात अपने ही देश के हैं। वे पराए कैसे हो गए? अगर हम उनको पराया कर देंगे और जो पराए होंगे तब वो हमारी हंसी उड़ाएंगे। हंसी के पात्र हम क्यों बने? हम अपने कर्मों से, अपने अच्छे कार्य से सबको साथ में रखें, साथ में मिलजुल कर रहें। आओ उच्चारित सब मिलकर एक बार कर लें वंदे मातरम। आओ एक साथ मिलकर हम वंदे मातरम करें। अपने घर में है यदि है जातियां हजार, इससे क्या बाहरी जमा लेगा अधिकार। या अनीति है या अन्याय है सरासर है, भले बड़े लड़े झगड़े हम किंतु सहोदर हैं। क्या है यहाँ हम हमारे देश में यहाँ एक ही घर का है, क्या एक ही परिवार के हैं। यहाँ कई जातियां हैं तो क्या हुआ? अगर हम उनको जातियों में अलग करेंगे तो ये सरासर अनीति है, अन्याय है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बाहरी आकर यहाँ अधिकार जमा लेंगे, जो कि वो अनीति है, अन्याय है। हम आपस में भले लड़े झगड़े तो क्या, लेकिन रहेंगे तो भाई ही। आओ उच्चारित सब मिलकर एक बार कर लें वंदे मातरम। आओ हम सब मिलकर एक बार वंदे मातरम करें। मिलजुल कर रहने सहने में है जीवन, और भेद में है सामूहिक अधपतन। अगर हम अपने राज, अपना भेद किसी को बताते हैं तो हमारा उसमें अधपतन होगा। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है।
मिलजुल कर प्यार से रहने में ही जीवन है। यदि हम सब इस रहस्य को कर लें हृदयंगम तो सब चिंताओं से बच सकते हैं। अगर हम इस रहस्य को जान लें तो हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर हम सब मिलकर रहेंगे और ये रहेगा कि हमारी रहस्य को कहीं बाहर कोई नहीं बताएगा, हम चिंता मुक्त होंगे और बड़े प्यार से रहेंगे। और आओ एक बार फिर उच्चारित साथ में बोलते हैं, सब मिलकर एक बार कर लें, वंदे मातरम। बच्चों इसका आंसर भी इसी में छिपा हुआ है। पहले पद के आधार पर बताइए कि कवि क्या क्या करने के लिए कह रहा है। पहले पद के आधार पर कवि जाति पात के भेद को मिटाते हुए एक साथ मिलकर वंदे मातरम करने को कह रहा है। जो अछूत है वह भी कोई और नहीं। पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश दे रहा है तथा अपने तथा परायों के विषय में कवि हमें क्या कहना चाह रहा है। जो अछूत है वह भी कोई और नहीं। पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ऊंच नीच के भेद को मिटाने का संदेश दे रहा है तथा अपने और परायों के विषय में कवि आपस में भाईचारे की भावना स्थापित करने को कह रहा है ताकि पराये हमारा फायदा ना उठाएं। कवि ने किसे अनीति कहा है? अपने परिवार अर्थात अपने देश में अपनों से ज़्यादा दूसरों को महत्व देने को ही कवि अनीति कह रहा है। आपस में भले लड़ें लेकिन दूसरों को जगह ना दें। किस कार्य में मनुष्य का अधोपतन है? मिलकर रहने में ही खुशी है तथा अपने परिवार का राज दूसरों को बताने में मनुष्य का अधोपतन, मनुष्य का पतन निश्चित है। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने बताया। आप अब है समस्त चिंताओं से बचने का कौन सा उपाय कवि ने बताया है। एकता में बल है। यदि हम यही विचार बना लें तो सारी चिंताएं स्वयं दूर हो जाएंगी। बच्चों आप इसको पढ़िएगा और लर्न भी करिएगा। अपने उत्तर पुस्तिका में नोट भी करिएगा। अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप नंबर लेकर हमसे पूछ सकते हैं, मैं फिर बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।